प्रिय साथियों, अब जानना है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का जो हम समझेंगे कि विद्युत धारा है क्या है। तो पहला है आवेशों के व्यवस्थित व्यवस्थित या क्रमबद्ध व्यवस्थित या आवेशों का क्रमबद्ध प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं या आवेशों के क्रमबद्ध प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब ये विद्युत धारा है क्या? तो विद्युत धारा यानी पदार्थ के जो मूल कण होते हैं, तो यहाँ से विद्युत धारा के 3 मौलिक कण हैं। पहला जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जो हमेशा के लिए स्वतंत्र होते हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये हमेशा निगेटिव होता है। और इसके केंद्र में जो होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन जो होते हैं वो हमेशा धनात्मक होते हैं। और एक न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो केंद्र में स्थित होते हैं और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। ये पदार्थ के मौलिक 3 कण होते हैं। अब यहाँ से जान लेना है कि इलेक्ट्रॉन के खोज भी जो किया था वो किया था जे जे थॉमसन। और ये जो प्रोटॉन है इसकी खोज किया था गोल्डस्टीन। और नामकरण किया था रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक। तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, जो विद्युत धारा के जो आवेश हैं, आवेश के मौलिक 3 कण होते हैं या पदार्थ के 3 मौलिक कण होते हैं, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में स्थित होते हैं। बाहरी कक्षा में हमेशा इलेक्ट्रॉन गतिशील रहता है। तो यदि कहा जाए कि जो हम जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कौन सा धारा सबसे पहले पहुंचता है या कौन सा धारा उसमें सुगमता से चालक होता है, तो उसमें हमारा आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। अब परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं। क्यों उदासीन होते हैं? यहाँ पर प्रोटॉन जो प्लस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइनस है। तो जब प्लस और माइनस बराबर होंगे तो यहाँ से परमाणु जो होंगे विद्युता उदासीन होंगे। तो परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं। अब इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण लेंगे कि इलेक्ट्रॉन और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन जो है वो धन आवेशित होते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल है कि सर्दी के दिनों में जब हम ऊनी वस्त्र को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं तो चिटचिट की आवाज आता है। तो चिटचिट आवाज आने के कारण कपड़ा और शरीर के बीच प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना होता है और ये घर्षण के कारण ऐसा होता है, जिससे कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। कपड़ा जो होता है वो ऋण आवेशित होता है और हमारा शरीर जो होता है वो धन आवेशित होता है। ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के ही कारण होते हैं। या एवोनाइट की छड़ को यदि बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाए तो एवोनाइट धन आवेशित होता है और बिल्ली की खाल जो होती है यानी कि एवोनाइट और बिल्ली की खाल, तो बिल्ली की खाल जो होती है एवोनाइट जो होता है वो धन आवेशित हो जाता है और बिल्ली की खाल जो होता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। तीसरा है आवेश संरक्षित सिद्धांत के अनुसार आवेश संरक्षित सिद्धांत के अनुसार ना तो हम आवेश का निर्माण कर सकते हैं और ना ही
विनाश कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। इसे ही आवेश का संरक्षण या संरक्षित सिद्धांत कहते हैं। अब चालक किसे कहते हैं? तो चालक इंग्लिश होता है कंडक्टर। तो चालक किसे कहते हैं? तो वह धातु या वह पदार्थ जिसमें एक सिरे से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा दूसरे सिरे तक आसानी से गमन कर जाए उसे चालक कहते हैं। जिसके एक सिरे से विद्युत धारा गुजारने पर जिसके एक सिरे से विद्युत धारा गुजारने पर दूसरे सिरे तक आसानी से विद्युत धारा पहुंच जाए उसे चालक कहते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है। करती हैं उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे हीट, प्लास्टिक, रबर, पॉलीथीन, कागज, लकड़ी आदि। तो विद्युत रोधी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा गमन नहीं करती है उसे विद्युत रोधी पदार्थ करते हैं। जैसे ईट, लकड़ी, रबर, पॉलीथीन, कागज, ये सब होते हैं। अगला जानना है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदु तक गमन किया गया आवेश विद्युत धारा कहलाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। तो जिस पथ से विद्युत धारा ये गमन करती है जाती है तो दोनों आवेश जिस पथ में आसानी से चल जाता है उसे हम बोलते हैं विद्युत धारा। अर्थात आवेश चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करता है और यह विद्युत धारा कहलाता है। ये जो है विद्युत धारा एक स्थान से गमन करेगा और दूसरा स्थान पर जाएगा। तो यहां से यहां तक जो चली गई इलेक्ट्रॉन की दूरी है ये इलेक्ट्रॉन ही हमारा कहलाता है विद्युत धारा। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऋणावेश, दूसरा है धनावेश। ऋणावेश, धनावेश तो ये आवेश जो ऋणात्मक गुण धारण करते हैं, वे आवेश जो ऋणात्मक गुण धारण करते हैं या जिसकी प्राकृतिक ऋणात्मक हो उसे हम बोलते हैं ऋणावेश। और ये हो गया वे आवेश जो धनात्मक गुण धारण करते हैं
अर्थात हम बोल सकते हैं वे आवेश जिन पर धन चार्ज हो उसे धन आवेश कहते हैं, जिस पर ऋण चार्ज हो ऋण आवेश कहते हैं। अब जानना है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम, क्योंकि इसकी खोज कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने किया, इसलिए आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। आगे विद्युत विभव। विद्युत विभव किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिणाम है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। अर्थात विद्युत विभव क्या है, तो एक बिंदु को एक स्थान से दूसरे स्थान में जो ले जाने में किया गया कार्य है, इस कार्य को, इस आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है, इस कार्य को हम बोलते हैं विद्युत विभव। तो एक आवेश को दूसरे बिंदु तक, एक आवेश को किसी अन्य स्थान पर ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे हम बोलते हैं विद्युत विभव। एक आवेश को दूसरे स्थान तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे हम बोलते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव समझना है तो विद्युत विभव पहले ही बताया गया कि एक बिंदु से दूसरे स्थान पर, यानी एक आवेश को जब दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है तो इसमें किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव को हम v से सूचित करते हैं W बाई Q, अर्थात ये W हो गया कार्य और Q हो गया आवेश, यानी कि जिस आवेश को इकाई मतलब कि कार्य कराया जाता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लिया जाता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। यहाँ पर दर्शाया गया कि यहाँ से कण यहाँ आया है, ये Q कण है जो प्रतिकण के रूप में यहाँ आया है। यहाँ W बराबर Q इंटू V होगा, ये यहाँ भागा में यहाँ जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो हम W बराबर यानी कार्य बराबर बोल सकते हैं Q इंटू V, या V बराबर बोल सकते हैं W बाई Q। यहाँ से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रो या इसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल करंट, विद्युत स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल करंट। तो यहाँ होता है आवेश उपकरण में ह्रास होते हैं परंतु ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होते हैं, इसी कारण इनकी ऊर्जा जो होती है संचित रहती है, इसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है 1 जूल, इसका एसआई मात्रक जो होता है 1 जूल प्रति सेकंड होता है, 1 जूल प्रति कूलॉम होता है, जिसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। 1 जूल प्रति कूलॉम होता है, सेकंड में कूलॉम होता है, तो इसे हम बोलते हैं 1 वोल्ट। यदि 1 कूलॉम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। अब यहाँ से हम वोल्ट को 1 वोल्ट को यहाँ से यहाँ तक ले गए तो यहाँ जो किया गया कार्य है वो 1 वोल्ट कहलाएगा। ये जो एक आवेश को इकाई समय में यानी 1 सेकेंड में जो यहाँ तक लाया इस आवेश को जो लाया गया तो इसे हम पूरा को बोलते हैं 1 वोल्ट, यानी जो हमारा यहाँ पर कार्य होता है वो जूल में होता है। तो 1 वोल्ट बराबर हम लिख सकते हैं 1 जूल प्रति सेकंड, यहाँ जैसे लिखा हुआ है 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। तो इस आवेश को यहाँ से लेके यहाँ तक कार्य कराया गया, तो इस आवेश में जो ऊर्जा हुई वो स्थितिज ऊर्जा हुई और ये ऊर्जा कभी भी हानि नहीं होता है। और अचालक में अंतर स्पष्ट करें, अचालक में अंतर स्पष्ट करें। तो चालक और अचालक में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम लिखेंगे चालक जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे चालक कहते हैं। अचालक किसे कहेंगे,
तो जिससे होकर विद्युत धारा गमन नहीं करती है, जिससे होकर विद्युत धारा गमन नहीं करती है, नहीं करती है, उसे आचालक कहते हैं। अब ये चालक के उदाहरण, चालक के तो हो गया चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, एल्युमिनियम आदि। आचालक का उदाहरण ईंट, पत्थर, कागज, प्लास्टिक आदि। एवोनाइट भी होता है, चीनी मिट्टी भी, ये सब उदाहरण है। अब विद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाले प्रतीक, विद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाले प्रतीक, तो यहां से हमको समझना है कि कौन सा प्रतीक किसमें काम आता है। तो ये प्रतीक है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा विद्युत परिपथ के अवयव है, इधर प्रतीक है। तो सेल का भी चिन्ह बताए थे, ये सेल का चिन्ह है। एक बड़े होंगे जो प्लस से और एक छोटे होंगे जो माइनस से दर्शाए जाएंगे। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो इसको दर्शाने के लिए हम इस प्रकार से युक्ति का प्रयोग करेंगे। ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, माइनस माइनस माइनस। तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो बैटरी के लिए ये सा होता है। अवयवों को जोड़ने वाला चालक, ये अवयवों को जोड़ने के लिए चालक को बताया जा रहा है कि इस प्रकार जोड़ेंगे। तार संधि, जब तार जोड़ना हो तो इस प्रकार लेंगे, तार को यहाँ से यहाँ तक छीलेंगे और यहाँ से एक तार को लाएंगे जो छिला हुआ होगा, इसके ऊपर इस प्रकार से उमीर देंगे। ये तार का जो संधि होता है ये बहुत ही मजबूत होता है, ये कभी भी एक दूसरे के संपर्क से टूटेंगे नहीं। तीसरा है खुली प्लग कुंजी। तो खुली प्लग कुंजी यानी कि इसमें विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं हो रहा है, इसको ऐसे दर्शाएंगे। अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने की बात हो, बंद बनाना है, बंद प्लग, तो इसको ऐसे दर्शाते हैं। ये है बंद परिपथ और ये खुली परिपथ है। यहाँ खुला स्विच, इसको इसे दर्शा रहे हैं। अगर ये स्विच सटेगा तब जाके ये परिपथ को पूरा कर पाएगा। ये परिपथ इस प्रकार है। अगर ऐसा ओपन हो तो ये कभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ बता रहा खुला स्विच, ये इसमें जो लगने वाला अगर उपकरण भी होगा यानी बल्ब जो होगा वो कभी भी जलेगा नहीं। अगर हम यहाँ बल्ब लगा दे तो ये कभी भी जलेगा नहीं, क्योंकि ये जो है यहाँ पर कभी भी टच नहीं कर रहा है। तो इसके लिए ये है खुला स्विच। यहाँ बिना संधि का तार क्रॉस, तार एक इधर है और एक तार इधर से ले जाना, तो ऐसे नहीं ले जाके आप इस प्रकार ले जाए। यहाँ से आप इस प्रकार तार को ऐसे घुमा दें ताकि ये एक तार जो है दूसरे तार के ऊपर कभी भी ओवरलैपिंग ना हो। बल्ब का जो चिन्ह है वो इस प्रकार दर्शाया जाता है। ए मीटर का यहाँ से पहचान है, धन और ऋण और बीच में ए मीटर, ए लिखल रहेगा, ए मीटर के लिए ए लिखल होगा। इससे धारा की माप होती है। वोल्ट मीटर से विभवांतर की माप होती है, भी लिखा हुआ है, एक प्लस एक माइनस। इसे हम जोड़ते हैं, इसे जोड़ने की जो क्रिया होती है वो श्रेणीक्रम होती है, श्रेणीक्रम। ऐसे जोड़ने का जो क्रिया होता है वो समांतर क्रम होता है। ये वोल्ट मीटर होता है, विभवांतर को मापता है, एक प्लस एक माइनस होता है। प्रतिरोधक का ये चिन्ह है जिसे इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं, ये इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो ये हमारा विद्युत परिपथ के अवयव है और ये प्रतीक है। ये परीक्षा में दे देता है, कभी कभी इसका प्रतीक दे देता है और नाम पूछता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी प्रतीक दे देते हैं और इसका नाम पूछते हैं कि इनमें से कौन सा इसका संधि होगा। तो वहां से हमको ये समझना होगा, एक एक अवयव को हमको पुनः यानी दोबारा इसको देख के और याद रखना होगा कि ये मीटर के लिए होता है, वोल्ट मीटर के लिए होता है, रेजिस्टेंस के लिए आर होता है, या चिन्ह ये होता है। बल्ब के लिए ऐसा चिन्ह होता है, बिना संधि के तार के लिए ये होते हैं। बंद प्लग जो होते हैं बीच में चिन्ह होता है, खुला प्लग के लिए कोई चिन्ह नहीं होता, खुला कुंजी के लिए भी कोई तीर नहीं होता, मतलब चिन्ह नहीं होता। यहाँ तार संधि के लिए इस प्रकार से दर्शाया जाता है। और अवयवों को जोड़ने की बात हो तो ये एक लंबी नली के रूप में हम दर्शाते हैं। और सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, जिसे इस प्रकार दर्शाया जाता है। एक सेल जो होते हैं इस प्रकार दर्शाया जाता है। विद्युत धारा चैप्टर में ए मीटर या अमीटर, ए मीटर या अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर का संकेतिक रूप ये होता है,
और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जिस पथ से मेन लाइन आता है उसके बीच में ही हम इसको लगा देते हैं और इसके बाद यहाँ से लाइन पास करता है यानी कि घर में हमारे आता है, तो ये मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हम यहाँ से दर्शा सकते हैं, इसके लिए चिन्ह ये होता है और इसे जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है यानी 1 मार्क सेवा में कि अमीटर को किस में जोड़ा जाता है, ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। दो बिंदुओं के बीच को विभवांतर को मापा जाता है। अब वोल्ट मीटर को जो हम दर्शाते हैं वो V से दर्शाते हैं। तो इधर V है और इसको लगाया जाता है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में यानी कि वोल्ट मीटर को जब भी लगाते हैं तो समांतर क्रम में, ए मीटर को जब भी लगाते हैं श्रेणी क्रम में। इससे धारा की माप होती है, इससे विभवांतर की माप होती है। यानी ये विभव मापी होते हैं, विभव मापी, और ये होते हैं धारा मापी। तो धारा मापी को हम बोलते हैं मीटर या मीटर, और विभव मापी को बोलते हैं वोल्ट मीटर। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इससे धारा की माप ज्ञात होती है और इससे वोल्ट की माप यानी विभवांतर की माप होती है। तो ये अंतर भी हम लिख सकते हैं, ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर भी, ये श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं और ये समांतर क्रम में जुड़ते हैं। ए मीटर से धारा मापी जाती है और वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। तो ये अंतर में भी हम लिख सकते हैं। अब ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर होता है। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर से धारा मापी जाती है, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। इसे स्केल में एम्पियर से सूचित करते हैं, अर्थात ए से सूचित करते हैं, और वोल्ट मीटर को V से सूचित करते हैं। अब ओम का नियम, ओम का नियम 1826 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने पहली बार यह नियम दिया कि जब ताप नियत हो, ताप को नियत रखना अर्थात अचर रखना है, और किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो विभवांतर लगता है, और ये धारा जो है, विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती होता है, इसे हम कहते हैं ओम का नियम। किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर धारा के समानुपाती हो तो इसे ओम का नियम कहते हैं। तो यहाँ जो ताप होता है, ताप अचर होना चाहिए। जब ताप अचर हो यानी कि कांस्टेंट हो, यानी कि ताप का मान परिवर्तित ना हो तो किसी बिंदु स्रोत से ली गई विभवांतर और इसमें प्रवाहित धारा जब एक दूसरे के समानुपाती हो तो इसे हम ओम का नियम कहते हैं। यहाँ पर I समानुपाती भी होता है, और हम यहाँ ओम के नियम से लिख सकते हैं I बराबर V/R, या यहाँ से R को यहाँ से गुना करेंगे तो V बराबर हम लिख सकते हैं IR। ये हमारा ओम का नियम, इसको भी हम बोल सकते हैं ओम का नियम, या इसे भी हम बोल सकते हैं ओम का नियम। यहाँ से हमको वोल्ट ज्ञात होगा, यहाँ से हमको धारा ज्ञात होगा। ये आर यहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध है, प्रतिरोध। ये हमारा वोल्ट या विभव है, विभव, और ये हमारा धारा है, धारा को हम आई से सूचित करते हैं। तो ओम का नियम है किसी बिंदु से जो विभवांतर लिया जाता है ये धारा के जब समानुपाती हो तो इसे ओम का नियम कहते हैं, और ताप अचर होना चाहिए, अर्थात ताप का मान बदलना नहीं चाहिए। जब हम इसको दर्शाएंगे तो एक तरफ
वोल्ट को लिखेंगे और एक तरफ धारा को लिखेंगे। अर्थात यदि V इधर हो और इधर I हो तो ये एक दूसरे के, यहाँ से बताया जा रहा है कि ये एक दूसरे के समानुपाती हो। अर्थात यदि एक ही बढ़ेगा तो एक ही, अगर ये दो बढ़ा तो ये दो, इसी प्रकार 3 बढ़ेगा तो 3 और 4 बढ़ेगा तो 4, इस प्रकार से खिंचाएंगे रेखाएं। अर्थात यहाँ 3 हो तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 हो तो यहाँ पर 4 होगा, अगर यहाँ पर 5 हो तो यहाँ पर 5 होगा। अर्थात जो होता है विभवांतर जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है। तो इसे हम ओम का नियम कहते हैं। और ओम के नियम के अनुसार पूछा जाता है कि धारा जो होती है ये विभव के क्या होते हैं, तो समानुपाती होते हैं। और हमेशा याद रखना है कि ओम के नियम में धारा और विभवांतर जो होते हैं एक दूसरे के, धारा और विभवांतर एक दूसरे के हमेशा समांतर चलते हैं, इसलिए यहाँ खिंचाई गई जो रेखा होती है वो सरल रेखा होती है। इंग्लिश होता है रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का अर्थ होता है, अर्थात प्रतिरोध क्या है, तो किसी चालक में जो धारा का रुकावट उत्पन्न करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक पदार्थ में जो धारा का रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध तो दो शब्द से बने हुए हैं। प्रति मतलब हो गया प्रत्येक समय पर, और रोध मतलब रुकावट, प्रत्येक स्थान पर रुकावट। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर बना प्रतिरोध। अर्थात वह पदार्थ जो किसी चालक का विरोध उत्पन्न करे उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। इसका जो सांकेतिक भाषा है वो R होता है। और प्रतिरोध जो होता है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है, चालक या चालक के निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है, अच्छा इसका संकेत जो होता है इस प्रकार हम प्रतिरोध को बनाते हैं, इस प्रकार। ये रेजिस्टेंस 1 हुआ, अगर इसी में R दिखाना हो तो इस प्रकार हम दिखाते हैं, इसको रेजिस्टेंस 2 कहते हैं। तो ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का ये प्रतीक हुआ। अब कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो पहला है तार की लंबाई पर। पहला है तार की लंबाई पर। तार जितना ज्यादा लंबा होगा, जितना ज्यादा लंबा होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा उत्पन्न होगा। यानी तार जितना ज्यादा लंबाई के होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, यानी उस तार में प्रतिरोध उतना ज्यादा होगी, उतना ज्यादा रुकावट उत्पन्न होगा। दूसरा है तार की मोटाई पर। तार की मोटाई पर तार जितना ज्यादा मोटा होगा, जितना ज्यादा मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, उतना ही कम होगा। यानी तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। तीसरा है तार का क्षेत्रफल पर। तार का जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अर्थात प्रतिरोध जो होते हैं तार के लंबाई पर निर्भर करता है। इसे हम रेजिस्टेंस समानुपाती L लिख सकते हैं, यानी तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तार जितना ज्यादा लंबा होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, यानी कि तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरा है तार की मोटाई पर, तो ये होंगे R
प्रोपोर्शनल लाइन आई बाई मोटाई को हम यहाँ ए से सूचित कर सकते हैं। तो तार जितना ज्यादा मोटा होगा तार में उतना ही कम जो होगा उतना ही कम प्रतिरोध होगा, उतना ही कम प्रतिरोध होगा। यानी मोटाई बढ़ने से रेजिस्टेंस जो होता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो फलस्वरूप इसकी मोटाई घट रही है। यानी मोटाई घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा मतलब मोटाई घट रहा है। अगला है तार का क्षेत्रफल पर। तो तार का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होगी उतनी ही कम होगी। यानी आर प्रोपोर्शनल देन 1/a या वेग कर्मानुपाती आई बटे। तो यहाँ पर भी है कि तार का प्रतिरोध जितना ज्यादा बढ़ेगा अर्थात उसका जो क्षेत्रफल होगा उतना ही कम होगा। चौथा है वस्तु की प्रकृति पर। वस्तु की प्रकृति पर, वस्तु की प्रकृति पर अर्थात चालक पदार्थ पर, इसे हम बोल सकते हैं चालक पदार्थ पर। तो प्रतिरोध चालक पदार्थ पर भी निर्भर करते हैं। यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई के समान मोटाई के हों तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। यानी कि अलग अलग पदार्थ में प्रतिरोध अलग अलग होते हैं, प्रतिरोध अलग अलग होते हैं। 5वां नंबर है ताप पर। ताप पर, ताप जितना ज्यादा होगा, ताप जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना बढ़ेगा, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अर्थात प्रतिरोध में अगर हम ताप को ज्यादा करेंगे तो प्रतिरोध इंग्लिश होता है रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का अर्थ होता है अर्थात प्रतिरोध क्या है। तो किसी चालक में जो धारा का रुकावट उत्पन्न करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक पदार्थ में जो धारा का रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध तो दो शब्द से बने हुए हैं। प्रति मतलब हो गया प्रत्येक समय पर और रोध मतलब रुकावट, रुकावट प्रत्येक स्थान पर रुकावट। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर बना प्रतिरोध अर्थात वह पदार्थ जो किसी चालक का विरोध उत्पन्न करे उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। इसका जो सांकेतिक भाषा है वो आर होता है। और प्रतिरोध जो होता है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है, चालक या चालक के निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है, अच्छा इसका संकेत जो होता है इस प्रकार हम प्रतिरोध को बनाते हैं, इस प्रकार। ये रेजिस्टेंस 1 हुआ, अगर इसी में आर दिखाना हो तो इस प्रकार हम दिखाते हैं, इसको रेजिस्टेंस 2 कहते हैं। तो ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का ये प्रतीक हुआ। अब कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला है तार की लंबाई पर, पहला है तार की लंबाई पर। तार जितना ज्यादा लंबा होगा, जितना ज्यादा लंबा होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा उत्पन्न होगा। यानी तार जितना ज्यादा लंबाई के होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, यानी उस तार में प्रतिरोध उतना ज्यादा होगी, उतना ज्यादा रुकावट उत्पन्न होगा। दूसरा है तार की मोटाई पर। तार की मोटाई पर, तार की मोटाई पर
तार जितना ज्यादा मोटा होगा, जितना ज्यादा मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, उतना ही कम होगा। यानी तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। तीसरा है तार का क्षेत्रफल पर, तार का जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, अर्थात प्रतिरोध जो होते हैं तार के लंबाई पर निर्भर करता है। इसे हम रेजिस्टेंस समानुपाती लिख सकते हैं। तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तार जितना ज्यादा लंबा होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। यानी कि तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरा है तार की मोटाई पर, तो ये होंगे आर प्रोपोर्शनल लेंथ आई बाई मोटाई को हम यहाँ ए से सूचित कर सकते हैं। तो तार जितना ज्यादा मोटा होगा तार में उतना ही कम जो होगा, उतना ही कम प्रतिरोध होगा, उतना ही कम प्रतिरोध होगा। यानी मोटाई बढ़ने से रेजिस्टेंस जो होता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो फलस्वरूप इसकी मोटाई घट रही है। यानी मोटाई घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा मतलब मोटाई घट रहा है। अगला है तार का क्षेत्रफल पर, तो तार का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होगी उतनी ही कम होगी। यानी आर प्रोपोर्शनल देन 1/a या वेग कर्मानुपाती आई बटे। तो यहाँ पर भी है कि तार का प्रतिरोध जितना ज्यादा बढ़ेगा अर्थात उसका जो क्षेत्रफल होगा उतना ही कम होगा। चौथा है वस्तु की प्रकृति पर, वस्तु की प्रकृति पर अर्थात चालक पदार्थ पर। इसे हम बोल सकते हैं चालक पदार्थ पर। तो प्रतिरोध चालक पदार्थ पर भी निर्भर करते हैं। यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई के, समान मोटाई के हों तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। यानी कि अलग अलग पदार्थ में प्रतिरोध अलग अलग होते हैं, प्रतिरोध अलग अलग होते हैं। 5वां नंबर है ताप पर, ताप जितना ज्यादा होगा, ताप जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना बढ़ेगा, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अर्थात प्रतिरोध में अगर हम ताप को ज्यादा करेंगे तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस को आर से सूचित करते हैं। आर बराबर होता है रो, इसको रो बोलते हैं, रो इंटू आई बटे यानी धारा बटा यहाँ पर ये एम्पियर बताता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और ओम का ये संकेत होता है। प्रतिरोध कहते हैं धारा का रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? तो प्रतिरोधों के समूह को प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधों के समूह को प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधों के समूह को प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, ओम मीटर। और यहाँ जो है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है। और हमेशा याद रखना है कि प्रतिरोधकता सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोधकता
सिर्फ और सिर्फ ताप से ही परिवर्तित होता है। परिवर्तित प्रतिरोधकता ताप से परिवर्तित होता है, यानी प्रतिरोधकता ताप से परिवर्तित होता है। अब ये प्रतिरोधकता अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होते हैं। रेजिस्टेंस सीरीज, जब किसी प्रतिरोध का पूछ उसके अगले सिरे का पुनः उसके पूछ उसके अगले सिरे से इस प्रकार संयोजित हो तो इस प्रकार के जुड़े जो प्रतिरोध होते हैं उसे हम श्रेणी क्रम समूहन प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात पहला का पूछ, दूसरे का सिर, दूसरे का पूछ, तीसरे का सिर, तीसरे का पूछ, चौथा का सिर, इस प्रकार जब जुड़ा हो, पहला का सिर तो इधर है, पहला का पूछ इधर है, दूसरा का सिर इधर है, यानी पहला का पूछ, दूसरा का सिर, दूसरा का पूछ, तीसरा का सिर, जब इस प्रकार जुड़े हो तो इसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम समूह। अब इसमें यहाँ भी है, यहाँ ये स्विच है और यहाँ आई धारा बता रही है, रेजिस्टेंस R1 R2, इसमें भी जा रही है यानी कि वोल्टेज जा रहा है। तो यहाँ V1 बराबर होगा IR, ये ओम के नियम से जब ताप अचर हो, तो V2 बराबर भी होगा IR2, V3 बराबर IR3, V बराबर कुल होगा सभी का मान, इसके लिए हम IR लगाएंगे, इसके लिए हम I2 लगाएंगे, यहाँ R3 लगाएंगे, I सब में कॉमन ले लेंगे तो R1 R2 R3 ये हो गया, इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब दूसरा मानेंगे V बराबर IRS यानी सीरीज टोटल को मानेंगे, तो IRS यानी V बराबर आ गया, तो V बराबर ये मान टोटल आ ले, ये V का मान आया तो V का मान ये जो आ ले यहाँ पर हम रख देंगे, RS बराबर I इंटू R1 इंटू R2 R3। अब RS यानी I से I कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसे खत्म, तो RS बराबर R1 प्लस R2। अब इसी को हम बोलते हैं डॉट 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 RN तक। तो ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम समूह। श्रेणी क्रम समूहन को हम इस प्रकार भी दर्शाते हैं, यहाँ पर धारा बता रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। तो अगर एकल श्रेणी क्रम बनाने की बात हो तो हम इस प्रकार बनाते हैं, जब संयोजी बनाना हो तो इस प्रकार बनाते हैं। ये श्रेणी क्रम समूहन है, श्रेणी क्रम समूहन है, और क्रम या पारस्परम समूहन। तो प्रतिरोधों का वह समूहन जिसमें सभी प्रतिरोध का सिर एक ओर और सभी का पूछ एक ओर जुड़ा हो उसे समांतर या पार्श्वक्रम समूहन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसे प्रतिरोधों का समूह जिसमें सभी का मुंडी यानी कि सिर एक और सभी का पूछ एक और जब इस प्रकार स्थापित हो तो इसे हम कहते हैं समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। ये R1 R2 R3 धारा I1 I2 I3, ये इधर से धारा गई, ये सभी मुंडी जो है सबका एक और हो और पूछ एक तरफ हो, तो इसे हम बोलते हैं पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। यहाँ I बराबर होगा V इंटू R1, V2 बराबर यानी I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। इन सबों को जोड़ेंगे आपस में तो I बराबर ये सभी जुड़ जाएंगे आपस में। यहाँ से I बराबर आएगा V बटे RP, RP मीन्स पैरेलल, रेजिस्टेंस पैरेलल है, पैरेलल ये समांतर का इंग्लिश होता है पैरेलल। तो यहाँ V बटे RP बराबर हो गया V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, या 1 बटे RP बराबर लिख सकते हैं 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 डॉट 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 1 बटे RN। तो इसे हम समांतर या पार्श्व क्रम समूहन कहते हैं। इसे RP से इस प्रकार एकल क्रम में हम दर्शा सकते हैं, ये एकल क्रम में और ये संयोजन फॉर्म में। तो ये समांतर क्रम और पार्श्व क्रम समूहन। अब श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में अंतर क्या है? तो इसमें जो होता है एक का पूछ दूसरे का सिर, दूसरे का पूछ तीसरे का पूछ से जुड़ा हो, जब इस प्रकार जुड़े हो तो इसे श्रेणी क्रम। इसमें क्या होता है सभी का मुंडी एक और सभी का पूछ एक और, इस तरह स्थापित हो तो इसे समांतर क्रम कहते हैं।
इसमें जो रेजिस्टेंस निकाले जाते हैं कुल रेजिस्टेंस होते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट RN। इसमें जो कुल रेजिस्टेंस निकालना होता है तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस प्रकार हम निकालते हैं। राहुल के घर का बिजली बिल हम ज्ञात कैसे करें, यानी राहुल के घर के बिजली बिल बराबर ज्ञात। तो पहले हमको पता करना होगा कि राहुल के घर में कौन कौन से उपकरण लगे हुए हैं और कितना कितना वोल्ट का है। तो राहुल नाम के लड़का जो बताया कि उसके घर में 4 बल्ब है, बल्ब की संख्या 4 है और 10 वाट का है, सफेद वाला है। तो 10 वाट गुने 4 किए, कितना घंटा चलाया, 4 घंटा, उसको गुना कर दिया। वो बोला 2 पंखा है, 2 पंखा, तो एक पंखा का जो वोल्टीय मान होता है वो 150 होता है, 2 पंखा है तो गुना 2, कितना घंटा चला रहा है, गर्मी के दिन में 6 घंटा चला रहा है। एक उसके पास मोटर है, मोटर है, इसका मान 150 वोल्ट होता है, कितना देर चला रहा है, मतलब कितना मोटर है, एक मोटर, कितना देर चला रहा है, 1 घंटा। अब एक उसके पास टीवी है, इसका वोल्टीय मान 150 है, कितना मतलब कि समय चला रहा है, तो समय चला रहा है 1 घंटा, कई गो है, 1 है। इसका हमको कुल निकालना है बिजली बिल। तो बिजली बिल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो सभी उपकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहां से हमारा जो पहला उपकरण होगा बल्ब, बल्ब और प्लस बल्ब प्लस पंखा प्लस मोटर प्लस टीवी का कुल मान, कुल मान, और इसमें बटा 1000 लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट और 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। अब इसी को यहाँ से हमको सिद्ध करना होता है। तो यहाँ से हम बल्ब का निकालेंगे तो 4 चौक 16 यानी 160 प्लस पंखा, तो यहाँ से आ गया 6 दूनी 12 गुना 15 1800 प्लस 15 यानी कि 150, यहाँ से भी आ गया 150, अब बटा में 1000, 1.5 300, 300 1800 2100, 2100 160, 2100 और 160, यहाँ से 6 2 2 यानी 22 6 0 बटा में 1000। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये से ये खत्म हो जाएगा, यहाँ जो मान आएगा 2.26 आएगा, इतना उसका यूनिट आया। ये यूनिट आया कितना का, तो 1 दिन का आया, 1 दिन का, 1 दिन का खपत बराबर आया 2.6 यूनिट। अब यदि हमको निकालना है 30 दिन का, अर्थात बोले तो मोटा मोटी 1 महीने का 30 दिन का खपत, तो 30 दिन का खपत होगा 2.26 गुना 30, और ये जो खपत आएंगे ये टोटल खपत आएंगे, यहाँ से हो गया 18 3 दूनी 7 3 दूनी 6 और 1 अंक के बाद 10 यानी 67.8 यूनिट, ये 1 महीने का खपत आया। अब यूनिट जो होते हैं गांव में अलग यूनिट चलते हैं और शहर में अलग यूनिट चलते हैं। तो राहुल जो है वो गांव का लड़का है, तो गांव में 1 यूनिट के लिए लगता है 5 रुपया। तो कुल खपत, कुल मूल्य बराबर हो जाएगा 5 गुना 67.8, क्योंकि इतना यूनिट आया तो इतना से गुना करेंगे बटा 10, यहाँ से 5 दूनी 10, यहाँ से काटेंगे 3 और यहाँ से 3 दूनी 6 9 दूनी 18, इतना रुपया उसका महीना में आएगा 339 रुपया उसका महीने का बिजली बिल आएगा। तो ये हमारा बिजली बिल निकालने का तरीका है। आप भी इस प्रकार से अपने घरों का बिजली बिल आसानी से निकाल सकते हैं। और समस्या होगा विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का यहाँ पर हम जो उपयोग करते हैं वो करते हैं, अर्थात उसमें मतलब होता क्या है, तो विद्युत धारा का उसमें मतलब ताप में किस में उपयोग करते हैं, तो ताप के रूप में करते हैं इस्त्री के रूप में, इस्त्री जिसको आयरन कहते हैं, आयरन गांव घर में आयरन बोलते हैं या इस्त्री बोलते हैं। हीटर हो गया, हीटर हो गया, और उसी में अलग अलग प्रकार के रील हीटर होते हैं। फिर हमारा सोल्डर होता है, यानी सोल्डिंग मशीन, सोल्डर,
बल्ब, ये सभी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर उपयोग किए जाते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बिजली का चूल्हा, आयरन हो, हीटर हो, टोस्टर हो, सेल्डिंग रड हो, ये सभी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह के उदाहरण के रूप में अर्थात आसानी से समझ सकते हैं। ताप के ये उदाहरण हो गए। अब ये किस किस बातों पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोधकता इसके लिए अधिक होना चाहिए। अगर हमको अधिक ऊष्मा चाहिए तो उस जो यूनिट हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी प्रतिरोधकता अधिक होनी चाहिए। प्रतिरोधकता बोले तो रुकावट ज्यादा होगा, तो जिस पदार्थ की रुकावट ज्यादा होगी उसकी ताप अधिक होगी, ताप अधिक होगा। ताप अधिक होने से वो जो काम करेगा वो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करेगा, अर्थात इसके रूप में इस्त्री हो, हीटर हो, रूम हीटर हो, सोल्डर हो, बल्ब हो, ये सभी जो हम प्रयोग करते हैं इसके लिए चाहिए कि प्रतिरोधकता उसका अधिक हो। दूसरा नंबर, गलनांक अत्यधिक उच्च हो। ऐसा ना हो कि हम लाइन दे या कुछ समय के बाद धीप पे यानी गर्म हो जाए और उसके बाद गल जाए, तो गल जाएगा तो इस उपकरण को हम उपयोग नहीं कर सकते। इस उपकरण को उपयोग करने के लिए हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जो गलनांक होना चाहिए वो अत्यधिक उच्च होना चाहिए, यानी इसकी जो क्षमता होती है बहुत ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और प्रतिरोधकता भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ये दोनों अगर निर्भर करते हैं तो उसे हम विद्युत प्रवाह के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब जानेंगे सुरक्षा फ्यूज। सुरक्षा फ्यूज का उपयोग हम अपने घरों के उपकरणों या किसी अन्य क्षेत्रों में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग करते हैं। अधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज जल जाते हैं क्योंकि इनका गलनांक निम्न और अत्यधिक प्रतिरोध वाले होते हैं। फ्यूज का तार जो होता है शीशा प्लस टीन का बना होता है। अब यहाँ पर से सुरक्षा फ्यूज है क्या, तो सुरक्षा फ्यूज का उपयोग हम क्यों इसमें करते हैं, तो सुरक्षा फ्यूज का उपयोग जो है हम अपने घर के या किसी भी क्षेत्र के उपकरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षा फ्यूज का उपयोग करते हैं। सुरक्षा जो फ्यूज होता है वो शीशा प्लस टीन का बना होता है। यहाँ दिखाया गया इस तरह के जो फ्यूज होते हैं, इस तरह के फ्यूज का उपयोग हम अनेक प्रकार के उपकरण करते हैं, जैसे हो जाए तो टीवी हो जाए, स्टेबलाइजर वगैरह वगैरह में हम इसका प्रयोग करते हैं। ये कांच की नली है, धनु की टोपियां इधर उधर लगी होती है, ये आप ऐसा ज्यादातर स्टेबलाइजर या टीवी में देख सकते हैं। शीशा टीन के बीच धातुओं का पतला तार इसके ऊपर रहता है, यहीं से विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होगी ये फ्यूज कर जाएगा, यानी कि अपने आप में टूट जाएगा, गल जाएगा। अब ये तो हो गया जो हम सुरक्षा फ्यूज के रूप में ज्यादा उपयोग करते हैं। ये भी सुरक्षा फ्यूज के रूप में उपयोग होते हैं। इससे बड़े बड़े मोटर चलने वाले या औद्योगिक क्षेत्र में इस फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ये जो होते हैं इस पर धातु के लेप होते हैं लगे जो एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। इधर धारा आ जाता है, इधर जब हम फ्यूज डालते हैं तो एक धारा को दूसरे धारा में कनेक्टिंग करता है। ये चीनी मिट्टी का होल्डर बना होता है जिसको पकड़ के हम डालते हैं। शीशा और टीन के बीच धातु का पतला तार यहाँ पर लगा होता है। इस प्रकार हम मोटर में इसका उपयोग भी करते हैं। इस प्रकार मोटर में हम इसका उपयोग भी करते हैं। जब इस प्रकार हो तो हम फ्यूज लगाते हैं तो ये इधर वाला धारा मेन धारा, ये मेन धारा और ये मेन धारा, इस धारा को इसमें जोड़ने के लिए हम यहाँ पर फ्यूज लगाते हैं। इस धारा को इसमें जोड़ने के लिए हम यहाँ फ्यूज लगाते हैं, इस धारा को हम यहाँ जोड़ने के लिए फ्यूज लगाते हैं। जैसे ही फ्यूज लगाते हैं ये तीनों का अगला क्रम चालू हो जाता है। अगर इसमें हम ऐसा फ्यूज ना लगाएं तो ये धारा प्रवाहित नहीं होगी, और ये धारा प्रवाहित नहीं होगा तो हमारा जो अगला उपकरण है, जो इधर उपकरण है, ये उपकरण कभी भी चलेगा नहीं। तो हम फ्यूज का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो उपकरण हो वो सुरक्षित हो। तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन का पतले तार का, ये जो पतले तार का तंतु होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, ये जो तार होता है इसे हम टंगस्टन का तंतु, टंगस्टन का ये बना होता है, इसे टंगस्टन का तंतु कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं। ये एक छोटी तार की मुड़ी हुई संरचना होती है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। कांच के बल्ब को, जो कांच के बल्ब इसमें निष्क्रिय गैस या आर्गन गैस भरे होते हैं। निष्क्रिय गैस अर्थात जो किसी से अभिक्रिया नहीं करे तो वो इसमें गैस भरे होते हैं या आर्गन गैस भरे होते हैं। यदि इसमें ऑक्सीजन गैस को डाल दिया जाए तो इनके फिलामेंट भंगुर होकर टूट जाएगा। जैसे ऑक्सीजन जाएगा तब पो करके पानी कर खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। या बल्ब गिरता भी है तब पो की आवाज क्यों करती है, क्योंकि वो निष्क्रिय रहती है। उसमें जैसे ही धारा प्रवाहित होती है, इसमें जाती है
तो वो पो की आवाज निकाल देती है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का गलनांक बिंदु 2700 होता है। इसका जो गलनांक बिंदु होता है वो 2700 होता है, यानी कि 2700 सेंटीग्रेड पर गलना शुरू हो जाता है। 2700 सेंटीग्रेड होता है इसका गलनांक बिंदु। श्वेत तत्व बल्ब रूपी होते हैं, जब ये 2700 सेंटीग्रेड पर जाएगा तो एकदम सफेद हो जाएगा, पीला से सफेद, और ये अधिक से अधिक धारण क्षमता कर सकता है तो 3400 सेल्सियस, ज्यादा 3400, 2700 पर सफेद हो जाएगा एकदम उजला, और इतना जैसे ही ताप पहुंचेगा ये फ्यूज कर जाएगा, इसका कहानी खत्म। तो ये हमारा कांच का बल्ब है, ये टंगस्टन या तंतु को ही फिलामेंट करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, अच्छा ये स्पर्शक बटन है, यहाँ पर से हम तार को जोड़ते हैं, एक प्लस होता है, एक ऋण होता है, एक धन होता है इसमें। तो यहाँ से प्रश्न इस आता है, ये आता है, और जो चिन्ह आता है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किससे बना होता है, तो आंसर हमारा आया टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन क्या क्या से मिले होते हैं, तो टंगस्टन में लोहा होता है, शीशा होता है, तांबा होता है, जैसे मिश्र धातु ढेर सारे मिले होते हैं। इसमें कौन सी गैस होती है, तो इसमें आर्किलीय गैस या आर्गन भरा होता है। आर्किलीय गैस या आर्गन, आर्किलीय गैस या आर्गन 18 वाला, ये 18 वाला, यही आर्किलीय गैस या आर्गन भरे होते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का, यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति कहते किसे, तो किसी परिपथ में जो ये धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो यहाँ से विद्युत धारा को ले जाने में जो शक्ति प्रदान करना होता है, इसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, इसे हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट एम्पियर या 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर। अब ये 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1 सेकंड में जो ली गई वोल्टीय मान, यानी धारा का मान, उसे हम कहते हैं 1 वोल्ट। और 1 एम्पियर, 1 सेकंड में जो धारा प्रवाहित होता है उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। और जो 1 सेकंड में वोल्ट प्रवाहित होता है, यानी विभवांतर प्रवाहित होता है, उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलम, और 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम, यानी धारा बटा 1 सेकंड। यहाँ पर ये सेकंड भी होना चाहिए, 1 मिनट, कूलम नहीं होगा, ठीक है कूलम में रहेगा। तो 1 जूल बटा 1 सेकंड बराबर 1 वाट होता है। अब हमको जानना कि विद्युत ऊर्जा क्या है। विद्युत ऊर्जा क्या है, तो जो हम घरों में प्रयोग करते हैं, जो घरों में हम प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है कि जो हम घर में प्रयोग करते हैं उसका मान जो होता है वो 220 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट होता है, और इसका जो हज़ार्ड में मान होता है वो 50 हज़ार्ड होता है। भारत विकासशील देश है, यहाँ पर 50 हर्ट्ज जैसी ऊर्जा ही यहाँ पर लगाई जाती है, और हमारा जो घर में विद्युत उपयोग होता है वो 220 वोल्ट होता है। एक जो प्लस का मान होता है, यानी कि जो मेन लाइन होता है हमारा 220 वोल्ट होता है, और यदि 2 तो 220 और प्लस 220, इसी को बोला जाता है 440, यानी घर में हम प्रयोग कर लेते हैं। अगर 2 तार का प्रयोग करते हैं तो ये 440 हो जाता है, यानी 440, जबकि हमारा जो हज़ार्ड का मान होता है वो 50 हज़ार्ड होता है। 3 का प्रयोग करेंगे तो इसमें फिर 220 जुड़ जाएगा। इस प्रकार तो हम घरों में जो प्रयोग करते हैं वो मेन लाइन हमारा होता है 220 वोल्ट, और जो हज़ार्ड में मान होता है वो होता है 50 हज़ार्ड। अब इसे हम जो जानकारी लेते हैं यहाँ पर, इसे हम मापने की एक अलग पद्धति मानते हैं, क्योंकि ये वोल्ट और हज़ार्ड को इस प्रकार हम नहीं माप सकते हैं, तो इसको हम किलो हज़ार्ड में बदल देते हैं। तो 1 किलो हज़ार्ड बराबर होता है 1 किलो, और गुना में 1 घंटा, यानी कि किलो वाट घंटा है, तो 1 किलो गुना 1 घंटा, तो 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट, और 1 घंटा में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो इसको जब गुना करेंगे तो टोटल के टोटल आ जाएगा 3600, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 शून्य आ जाएगा। जब इसको हम वैज्ञानिक पद्धति में लिखेंगे तो 3.6 गुना 10 के पावर 3.6 गुना 10 के पावर 6 वाट सेकेंड। अब इस वाट सेकेंड के बराबर, वाट सेकेंड बराबर हम पहले ही जान चुके हैं कि वाट और सेकेंड बराबर होता है जूल। तो
6 गुना 10 के पावर 6 जूल लिख सकते हैं। जूल को हम जे से सूचित करते हैं क्योंकि जूल इसका उष्मीय मान दिए थे। जूल नामक वैज्ञानिक इसका उष्मीय मान दिए थे। विद्युत शक्ति का उष्मीय मान जो दिए थे वो जूल साहब दिए थे, इसलिए जूल में सूचित करते। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर यहाँ से मान आ गया हमारा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। अब इस जूल को जो हम मापते हैं ये इसको हम बदलते हैं वोट यानी यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में, बीओटी में। बी से वोट, ओ से ऑफ और टी से ट्रेड। और इसको हम बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड या इसको हम बोल सकते हैं यूनिट या पूरा बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो 1 बीओटी यानी 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। जो घर में हम प्रयोग करते हैं धारा का, उसकी गणना हम हमेशा वोल्ट यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में ही करते हैं। अर्थात 1 यूनिट बराबर हम कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर होगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। यही मान होता है जो हम घरों में इसका उपयोग करते हैं। और यूनिट जो होता है अलग अलग मान के लिए अलग अलग राशियां दी जाती है।